Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 7. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अभी तक हमने देखा कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं, कुछ पैरासिटिक न्यूट्रिशन को, कुछ सेप्रोजोइक को और कुछ म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं। उसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स को लेते हुए अमीबा को, ह्यूमन बीइंग को और रुमिनेंट्स को उसको डिटेल में डिस्कस किया था कि किस किस तरह से उनका जब वो फूड ले लेते हैं तो वो उसकी फर्दर जो डाइजेशन है वो किस तरह से होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मुंह के अंदर टीथ होते हैं वो उनकी पेयरिंग, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है या वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की बात की जाए, एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो टोटल 32 टीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर, 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में। और वो कौन कौन से होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। ठीक हो गया। उनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है। उसके लिए हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? डेट वाज डेंटिशन। डेंटिशन क्या होती है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ टीथ एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं डेंटिशन। ठीक है, उसका एक हमने फार्मूला देखा था। फार्मूला अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ रिवाइज़ करें कि आपको भी क्या ऐसे ही याद है कि जिस तरह मैं बोल रही हूँ उसको फार्मूला को, कि आपके जहन में भी वही अरेंजमेंट है या आप उसको भूल चुके हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कि सबसे पहले उसकी क्या थी? इंसीजर्स, रेशो कैनाइन, देन प्रीमोलर्स, देन रेशो मोलर्स। ठीक है, इंसीजर आई रेशो सी, रेशो पी एम, रेशो एम। ठीक है, इंसीजर्स जो हमने देखे थे वो हमारे पास जो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 पेयर होते हैं ईच जॉ में, यानी कि हर जॉ में, यानी कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ में 2 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 4 इन नंबर, 4 इंसीजर्स इन ईच जॉ। नेक्स्ट कैनाइन 1 pair in each jaw, then premolar 2 pairs in each jaw and 3 pairs of molars in each jaw। यानी कि टोटल हमारे पास 4 इंसीजर्स हो गए, 2 कैनाइन्स हो गए, 4 प्रीमोलर्स हो गए एंड 6 मोलर्स हो गए। जब इन सब को हमने प्लस किया तो हमारे पास 16 बने, यानी कि एक जाम में 16 टीथ एंड अपर जाम में 16 टीथ, टोटल 32 टीथ बनते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक हो गया, ये हमने देखा था। फिर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का देखा था कि किस किस एनिमल के अंदर किस तरह से जो टीथ हैं वो टीथ की जो टाइप्स हैं, इनके सीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड मोलर्स, उनकी अरेंजमेंट क्या होती है। किसी के अंदर वेल डेवलप्ड कैनाइन्स होते हैं जो ख़ास तौर पे जो कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि जो गोश्त खाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ताकि वो उसको उनके अंदर इंसीजर्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादा जो उनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मीट होता है उसको कच्चा खाना होता है, कच्चा उसको चबाना होता है, उसको कटिंग करनी होती है, उसके लिए शार्प चीज़ का होना ज़रूरी है। तो शार्प जो टीथ होते हैं उनके अंदर कैनाइन होते हैं, इंसीजर्स भी उनके अंदर शार्प होते हैं लेकिन वो उसको ग्रैब करने के लिए, पकड़ने के लिए अपने शिकार को। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो हमारे पास कुछ ऐसे हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जैसे हमने रोडेंट्स देखे थे, यानी कि जो जंगली चूहे हैं उनके अंदर शार्प इंसीजर्स होते हैं, चीज़राई के इंसीजर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर हमने देखा कि हमें चारों जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल एक अरेंजमेंट के साथ नज़र आती हैं। वो अभी हमने डेंटिशन के फार्मूला के अंदर भी डिस्कस किया। आज हम जो देखेंगे वो ये है कि वाई डू टीथ लुक येलो, यानी कि जो हमारे दांत हैं वो येलो। कुछ लोगों के हमें देखा हो कि दांत बहुत पीले पीले गंदे दांत होते हैं। ठीक है, उससे स्मेल भी आ रही होती है। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्या उनको कोई बीमारी हो जाती है या क्या वो गंदे हैं, यानी कि वो टीथ अपने ब्रश नहीं करते? तो वो उसकी वजह बेसिकली क्या है? ठीक है, उसकी बेसिक वजह क्या होती है? व्हेन वी ईट समथिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट इन बिटवीन द टीथ, यानी हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी जो स्मॉल कोई ना कोई उसकी जो ज़रात हैं वो हमारे दांतों में बच जाते हैं। ठीक है, दांतों में बच जाते हैं। क्या होता है फिर जब हम उसको देखें, अब हम दांतों में कोई चीज़ अब देखें, अब एक जगह पे कोई रोज़ गंद फेंक रहे हैं, मट्टी वहाँ पे जमा हो रही है, वो एक लेयर सी बनना शुरू हो जाएगी उस मट्टी की, ऐसे ही ना, यानी कि उस फर्श पे एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या होगा, वहाँ से सफाई नहीं करेंगे, वो लेयर फर्दर जमा होती जाएगी और वो गंदी लगना शुरू हो जाएगी। सेम जो हमारे पास केस है वो टीथ के साथ होता है कि जब हम अपने दांत ब्रश नहीं करते, हमें 2 टाइम्स अ डे दांत ब्रश करने चाहिए, यानी कि जब हम सो के उठते हैं और जब हम रात के टाइम, ठीक है, हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए ताकि हमें कोई भी हमारे जो दांतों के दरमियान
ठीक है, यानी कि कोई ज़रा बच गया है फूड का वो निकल जाए और वो फर्दर हमारे जो दांत को हैं उसके ऊपर लेयर ना बने, वो उसको ख़राब ना करें। उसके साथ साथ जब भी खाना खाएं या कोई चीज़ खाएं, कुल्ली करें, ठीक है, वो भी एक अच्छी हैबिट होती है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका कोई ना कोई जो ज़र्रा है फूड का वो कोई ना कोई दांत में चिपक जाता है। स्लाइवा एंड बैक्टीरिया, स्लाइवा यानी कि जो थूक होता है, एंड बैक्टीरिया यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट इन द माउथ मिक्स विद दिस फूड एंड फॉर्म अ स्टिकी फिल्म ऑन आवर टीथ। यानी कि वो क्या करते हैं, वो इस फूड के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्टिकी सा गंदा सा एक मटेरियल जो होता है, बिकॉज चिपकने वाला जो मादा होता है वो बन जाता है और वो टीथ पे चिपक जाता है। दिस स्टिकी फिल्म इज़ कॉल्ड डेंटल प्लैक, इसको हम डेंटल प्लैक बोलते हैं। ठीक है, द एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया एक्ट ऑन द स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस शुगर्स एंड एसिड्स। क्या होते हैं एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो इस स्मॉल फूड पार्टिकल्स जो हमारे दांतों में रह जाते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं और शुगर एंड एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज एसिड डिसॉल्व द वाइट कवरिंग ऑफ टीथ काजिंग टूथ डिके। यानी कि ये जो फिर एसिड जो प्रोड्यूस होता है इन रिज़ल्ट, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो हमारे टीथ को कवर कर लेते हैं और वो क्या टूथ डिके हो जाता है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ होल और कैविटीज़ फॉर्म। टूथ डिके का मतलब यानी कि दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ी ख़त्म एक स्टेज आती है, वो बिल्कुल ही दांत का बिल्कुल कीड़ा जैसे आप कह सकते हैं, आपके लग जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, टूथ डिके यानी कि दांत बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यू अ होल और कैविटी इज़ फॉर्म्ड इन द टीथ। ठीक है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे यानी कि हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें और इसी तरह वो जो एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे वो शुगर एंड एसिड प्रोड्यूस होता रहे तो हमारे पास क्या होगा कि वो फर्दर वो दांत ख़त्म होता रहेगा, ख़त्म होता जाएगा कि एटलीस्ट कि वो कोई होल बना देगा या कैविटी हो जाएगी, ठीक है, दांतों को कीड़ा लग जाएगा। तो वो क्या होता है, डेंटल प्लैक एंड कैविटी फॉर्म अ येलो लेयर ऑन टीथ। डेंटल प्लैक यानी कि जो हमारे पास ये जो स्टिकी एक लेयर जम जाती है वो, या जो कैविटी हो जाती है, कैविटी किस वजह से हो जाती है कि जो एंजाइम्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस रिज़ल्ट में शुगर और एसिड्स जो होते हैं वो बनते हैं जब वो फूड पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जो एसिड बेसिकली होता है वो टीथ को कवर करना, वो टूथ डिके हो गया, एंड जो एक येलोइश सी लेयर, एक गंदी सी लेयर यानी कि स्टिकी सी एक लेयर जम जाती है वो डेंटल प्लैक हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये जो टीथ की जो येलो होना वो किसको शो करता है, वो किसकी वजह से, डेंटल प्लैक और कैविटी की वजह से। प्लैक अफेक्ट द गम्स टू काजिंग स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग। गम्स ये जो बिल्कुल दांतों के नीचे ये जो आपको गोश्त नज़र आ रहा है, एक इसके ऊपर जा नहीं रहा, ये दांतों के नीचे आपको ये जो इसको हम कहते हैं गम्स, ये जो गोश्त नज़र आ रहा है ना ये इसको हम गम्स कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब हमारे दांत ख़राब, ये देखें हम ये दांत ख़राब है, ये देखें आपको ये थोड़ा येलोइश नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा साफ़ है ये, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से ये जो लेयर है ये आपको येलोइश सी लेयर नज़र आ रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें इसके ऊपर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है इसके ऊपर और फूड पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, वो स्टिकी उसकी बिल्कुल एक लेयर जम चुकी है, ठीक है, कैविटी हो रही है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो दांत हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे जो साथ गम्स होते हैं इसके ऊपर भी अफेक्ट करेगा, यानी कि ये भी सूजना शुरू हो जाएंगे और इनसे भी खून निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमने देखा कि जो येलो टीथ होते हैं वो किस वजह से होते हैं, वो दांत गंदे रहने की वजह से होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम 2 टाइम्स अ डे इसको अपने टीथ को ब्रश करें और जब खाना खाएं तब भी कुल्ली करें ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में ना रहें और हमें कोई भी इस तरह का मसला ना बने, ठीक है, नहीं तो इस मुँह में से स्मेल भी आ जाती है। ठीक हो गया। ये हमने देख लिया कि अब अगर टीथ की हम केयर नहीं करते, ठीक है, वो उसका क्या अफेक्ट होता है। अब हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं पूरे चैप्टर का, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं क्या कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ आर एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है। तमाम जानवर, जितने भी जानवर हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अमीबा इज़ एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इंजेस्ट फूड बाय सीडोपोडिया, ठीक है। ये हमने डिटेल में इसको देखा था कि अमीबा जो है वो होलोज़ोइक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करते हैं और वो अपने जो फूड लेते हैं, जो फूड को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो सीडोपोडिया के ज़रिए लेके जाते हैं। होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के अंदर हमने 5 जो स्टेप्स थे वो देखे थे, ठीक है।
होलोज़ोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द 5 प्रोसेसेस। नंबर 1 इज़ इंजेशन। इंजेशन यानी कि जो हम फूड है उसका कोई बाइट ले रहे हैं, ठीक है, वो स्मॉल पार्टिकल यानी कि वो एक फूड है उसके अंदर से उसका स्मॉल पोर्शन जो ले रहे हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन। नेक्स्ट हमारे पास था डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि जो हम फूड ले लेते हैं उसकी जो ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपलर फॉर्म्स के अंदर, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, जो डिफरेंट जो उसके अपने कंपोनेंट्स में डिवीजन हो जाती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, यानी कि जिसमें कुछ जो फूड होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि टिश्यूज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन हमने देखा था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी यूज़ कर लेती है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। द लास्ट वन इज़ इजेशन, यानी कि ऐसे फूड पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट नहीं होते या जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेस्ट मैटर होता है बॉडी से जो कि निकल जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, ये जो 5 प्रोसेस थे, 5 स्टेप्स थे वो हमने देखे थे होलोज़ोइक न्यूट्रिशन के अंदर। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पूरा एलिमेंट्री कैनाल को हमने डिस्कस किया था। द डाइजेशन बिगन्स इन माउथ, यानी कि माउथ से वो शुरू होती है, एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ के बाद हमने देखा था कि वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, तब तक वहाँ पे वो जो फर्दर डाइजेशन होती रहती है। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, हमने इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस किया था कि जो बेसिक जो शुरू होती है वो माउथ से शुरू हो जाती है, यानी कि हम पहले कट करते हैं, देन माउथ में उसको चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं। देन हमारे पास जो माउथ कैविटी होती है जिसमें हमारे पास मस्कुलर टंग आ गई, जिसके ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्दर जो फूड है वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, देन फेरिंग्स में चला जाता है। ठीक है, जो बेसिकली एक पैसेज है फूड को स्टमक तक लेके जाने के लिए। ठीक है, फेरिंग्स जो है बेसिकली जो फेरिंग्स फिर वहाँ पे ऑसोफेगस में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फूड जो पाइप है बेसिकली उधर तक फूड को लेके जाता है, देन वो स्टमक में चला जाता है। ठीक है, स्टमक जो है फिर वहाँ पे जो फर्दर डाइजेशन है वहाँ पे होती है। फिर स्टमक में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि जो हमारे अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं फूड के अंदर उसको मारता है। देन जो बेसिकली जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है वो किस की होती है? प्रोटीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है, ये स्टमक से थोड़ा तंग होता है। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमने 3 पार्ट्स देखे थे जो थे ड्यूडेनम, जीजनम एंड इलियम। ठीक है, देन हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ़ फोल्ड्स होते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, बाकी जो है वाटर या जो यूज़फुल मिनरल्स होते हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। देन हमारे पास जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जिसको हम रेक्टम कहते हैं। देन हमारे पास एनस आ जाता है जहाँ से अनडाइजेस्ट फूड या फीसल मैटर या फिसेस होती हैं जो या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर हमने ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखा था। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसे जो कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ होते हैं, एसोसिएट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। और कौन कौन से थे? स्लीवरी ग्लैंड्स थे, लीवर था एंड पेनक्रियाज। ठीक है, ये 3 थे स्लीवरी ग्लैंड जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो बेसिकली स्टार्च की जो ब्रेक डाउन है उसके लिए यूज़ होता है। यानी कि स्लाइवा जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को भी, जो स्लाइवा यानी कि जो थूक होता है जो स्लीवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, वहाँ से जो फूड की जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है। देन जो लीवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है जिसमें बेसिकली फ़ैट की जो ब्रेक डाउन है वो होती है। देन पेनक्रियाज क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को स्मॉलर फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल का हमने ओवरव्यू लिया कि हमारे पास किस तरह से जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले इंजेशन हो गया, देन डाइजेशन हो गया, देन एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एंड द लास्ट वन इज़ इजेशन हो गया, जिसमें वो वेस्ट फूड जो होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से फीसेस की फॉर्म में निकल जाता है।
ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखा था ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू सिंपलर फॉर्म्स बाय एंजाइम एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है? पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियाज जो प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली किसकी ब्रेकडाउन के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होता है। The unabsorbed and undigested food is stored in the rectum and expelled out through the anus। ठीक है, जो बाकी जो खाना जो हम एब्जॉर्ब नहीं होता, जो कि जो मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होते, ठीक है, वो क्या होता है? रेक्टम में स्टोर होता है जाके, और रेक्टम से वो एनस के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। द फूड मूव्स डाउन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स सॉरी The food moves down the alimentary canal by the rhythmic contraction and relaxation of muscles। ठीक है, मसल्स रिलैक्स करते हैं, यानी कि फैलते हैं, ऐसा करते हैं, इसकी वजह से वो क्या होता है? फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल तक के थ्रू पूरा, मतलब पूरी जहाँ जहाँ उसने मुँह माउथ से लेके एनस तक जाने के लिए, वो किसकी वजह से होता है? मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से। ह्यूमन बींग्स हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ फॉर मेस्टिकेशन, यानी कि जो फूड होता है जो हम लेते हैं उसकी बाइटिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, चूइंग के लिए वो हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, Ruminants are plant eating animals that bring back the food to the mouth and chew and grind it। ठीक है, ruminants का भी हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम थोड़ा सा इनका जो प्रोसीजर है वो ह्यूमन बींग से दूसरे एनिमल से चेंज होता है। वो किस तरह से, यानी कि वो फूड अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जितना उनको रिक्वायर होता है वो ले जाते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके मुँह में लाकर उसको चबाते रहते हैं। स्टमक ऑफ रूमिनेंट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमने ये देखा था। जो हमारे पास रूमिनेंट्स होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से हमने चैम्बर्स देखे थे? 4 चैम्बर्स जो थे वो हमारे पास जो एक रूमिनेंट है उसके अंदर होते हैं, वो कौन कौन से थे? एक मिनट। ठीक है, उसके अंदर मैं देखा था हमारे पास ट्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एबोमेसम है। ठीक है, यानी कि 4 जो चैम्बर्स थे ऑइसोफेगस से लेके ट्यूमन, देन ओमेसम, रेटिकुलम, एबोमेसम, और फिर हमारे पास इस तरह से हमें इसका पूरा एक रूमिनेंट को भी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वो फूड की जो डाइजेशन, इंजेशन वगैरह सारा कुछ जो फर्दर जो सारे प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा हम इसका टेस्ट लेते हैं। पूरे चैप्टर का हमने एक ओवरव्यू लिया कि किस किस तरह से जो हमने जो इस चैप्टर में जो चीज़ें मेन जो चीज़ें थी वो डिस्कस की। अब थोड़ा सा एक मेरे साथ आप करें, आप MCQs हम देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आप देखेंगे आपको कितनी समझ आई है। साथ साथ आप अपने आंसर चेक करते रहिएगा कि जो होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड द टीयरिंग टीथ? इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। कैनाइन जो हम फूड बाइट कर लेते हैं उसको फर्दर उसकी तोड़ पार के लिए किसी फूड को, ठीक है, उसको हम क्या कौन से टीथ इस्तेमाल करते हैं? कैनाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एलिमिनेटेड थ्रू कैसम, एनस, कोलन, लंग्स। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल जो फीसेस होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, वो कौन सा होता है? एनस। बिल्कुल ठीक। एन अमीबा इंजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टमक, सीटोपोडिया, टेंटिकल्स, स्टिकी टंग। अमीबा के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से फूड की इंजेशन होती है? क्या उनके अंदर स्टमक होता है, सीटोपोडिया, टेंटिकल्स या स्टिकी टंग? सीटोपोडिया। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर ऑफ कैनाइन प्रेजेंट इन एडल्ट इज़ 2, 4, 8, 16। अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू लें तो हमारे पास एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का मैंने आपको फार्मूला भी रिवाइज़ कराया था। क्या होता है? इंसीजर I रेशियो C रेशियो PM, यानी कि प्रीमोलर्स एंड M मोलर्स। क्या रेशियो थी उसकी रेशियो क्या थी हमारे पास? यानी कि 2 इंसीजर्स के पेयर, देन 1 पेयर ऑफ कैनाइन। उसके बाद हमारे पास जो है 1 पेयर ऑफ कैनाइन हो गया, और उसके बाद 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स एंड द लास्ट वन इज़ 3 पेयर्स ऑफ मोलर्स। 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स एंड 3 पेयर्स ऑफ मोलर्स। तो हमारे पास इसका आंसर होता है 4। एक एडल्ट के अंदर कैनाइन का
एक जाह में उसके 1 पेयर होता है, इनके 2 दांत होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, और एक जाह के अंदर 2 और ऊपर वाले जाह के अंदर भी 2, 2 प्लस 4, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास टोटल 4 कैनाइन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी हमने पूरा इसका डिस्कस किया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जिसमें माउथ कैविटी, ऑसोफेगस, देन उसके बाद हमारे पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर हमारे पास एनस, और उसके बाद उसके साथ हमने कुछ जो ग्लैंड से डाइजेस्टिव ग्लैंड से उनको भी देखा था। इनके सलीवरी ग्लैंड्स हो गए, पेनक्रियाज, एंड जो हमारे पास बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया है, अभी मुझे कहा नहीं रहा, पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, और सलीवरी ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, यानी कि 3 जो मेन हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे। तो हमारे पास अब इसमें देखते हैं कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता। स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, लंग्स। अभी मैंने आपको दोबारा भी डिस्कस किया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि माउथ कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। उसके साथ हमने इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ डाइजेस्ट ग्लैंड्स भी होते हैं। कौन कौन से? सलीवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लीवर। तो उसमें लंग्स तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, और हमें ये बात पता है कि जो लंग्स होते हैं वो तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो सांस लेने और खारिज करने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लंग्स। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब हमने सारा एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया। अब अपने एक सेंटेंस के अंदर, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन देने लगी हूँ, आपने एक सेंटेंस के अंदर इनका जो है वो आंसर लिखना है। वो आप किसी भी शीट के ऊपर, किसी भी नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, अपनी बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्टिव ओनली बाय रूमिनेंट्स। ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि रूमिनेंट्स ही उसको डाइजेस्ट करते हैं। नेम द बॉडी पार्ट दैट कैप्चर्स फूड इन अमीबा। इसमें आपने सिर्फ उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है, इसमें आपने सिर्फ उस बॉडी पार्ट का नाम लिखना है जो कि अमीबा में होता है, जो कि फूड को इंजेस्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। किस पार्ट में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। अभी हमने उसको, मैंने आपको जब मैंने पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू दिया है तो मैंने आपको बताया है, उसमें भी मैंने देखा है। आप इस वीडियो के अंदर दोबारा जो अपने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं पूरे एक चैप्टर के रिव्यू के लिए, उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसको वहाँ से भी आपको समझ नहीं आती तो आप बुक से देख सकते हैं, पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें मैं डिटेल में सारे जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो कमेंट कर सकते हैं, देन आपको इसका आंसर दिया जा सकता है, यानी कि आपको समझाया जा सकता है वहाँ पे भी। ठीक है, नेम द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन लिखें जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी आपने मेरे को स्टार्ट वाले जो लेक्चर्स थे, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, इसका जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इसको डिस्कस किया था, तब की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ पे हमने इसको देखा था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या है। ठीक हो गया। ये आपने सारे क्वेश्चंस देखे, आपने इनका आंसर्स, इनको अच्छी तरह से समझना है। वीडियोस देखें, बुक से कंसल्ट करें। ठीक है, अच्छी तरह से उसको समझ के, अगर आपको समझ नहीं आती, फिर भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसको अपने कॉपी के ऊपर या शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।